नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेश बेरी और आप सुन रहे हैं कहानी दलबीर कौर, सिर्फ बेरी गुड स्टोरीज पर। दोस्तों, अब तक आपने सुना कि दलबीर पूनम और स्वप्न को बतलाती है कि कैसे उनके पिता के खत पाकिस्तान से आते थे जो उर्दू में लिखे होते थे, इसीलिए उसने उर्दू पढ़नी सीखी। अब आगे दलबीर फिर से अतीत के पन्ने खोलकर यह बात बतला रही है कि वो जून का महीना था, चारों तरफ साए साए लू चल रही थी और दलबीर अपने कमरे में बैठी बस उन खतों को देखे जा रही थी जो पिछले 14-15 सालों से सरबजीत पाकिस्तान से भेजता आया है। अब तो वो उर्दू पढ़ना जानती थी, बस शब्दों को धीरे धीरे जोड़कर उन्हें पढ़ती रहती। सामने एक कूलर चल रहा था जिसकी हवा से कभी कभार दलबीर के हाथ से कोई पन्ना उड़कर इधर उधर चला जाता और दलबीर फिर से उसी पन्ने को उठाकर पढ़ने लगती। हर पन्ने में सिर्फ सरबजीत का दर्द ही तो था, बस शब्द और तारीख बदली होती थी। कि तभी उसके पिता सुलक्षण ने कमरे में प्रवेश करते हुए दलबीर से वो खत छीन लिए। पागल हो जाएगी, हर वक्त बस ये चिट्ठियां पढ़ती रहती है, लगभग डांटते हुए सुलक्षण ने कहा। दलबीर भी अपने आंसू पहुंचते हुए खड़ी हो गई। तो क्या करूं बापूजी, दुनिया वाले मेरे भाई को गलत समझ रहे हैं, कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं है। सुलक्षण ने बात काटते हुए कहा, दलबीर, कोई भी जंग अकेले नहीं लड़ी जाती पुत्र जी। दुश्मन जितना बड़ा होता है जंग उतनी ही बड़ी होती है और उसके लिए फौज भी बड़ी होनी चाहिए, है कि नहीं? दलबीर सुलक्षण की बात समझने की कोशिश कर रही थी कि सुलक्षण उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे बाहर हॉल में ले आया, जहां हॉल में सुरेंद्र और मनिंदर बलदेव के साथ बैठे हुए थे। किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुद्दे पर बात चल रही थी। दलबीर ने बलदेव को बस इतना कहते हुए सुना, ओ भाई, हम ना पॉलिटिशियन हैं ना पैसे वाले, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह ना बड़े लोगों के खेल होते हैं। दलबीर को देखते ही सुरेंद्र और मनिंदर खड़े हो गए। सत श्री अकाल कहते हुए दलबीर ने उन्हें बैठने के लिए कहा और जैसे ही दलबीर वहां बैठी, बलदेव खड़ा होकर बाहर की ओर निकल गया, मानो अब जो भी होने जा रहा था उसमें उसकी सहमति नहीं थी। दलबीर ने देखा कि बलदेव उसका पति होने के बावजूद भी उसका साथ नहीं दे रहा था। सुलक्षण का इशारा पाकर सुरेंद्र ने दलबीर को एक पेपर पकड़ा दिया। दलबीर हैरानी से पेपर देखने लगी। मनिंदर ने कहा, भैन जी, ये पिटीशन है, मतलब हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपने सरबजीत भाई के दर्द को पहुंचाना है कि वो बेगुनाह है। इस पर लोगों के साइन लेकर हमें सीएम के दफ्तर में जमा करवाना है ताकि ये बात सरकार तक पहुंचे। दलबीर हैरानी से कभी पेपर को देख रही थी तो कभी सुलक्षण को। सुलक्षण की नजरों से साफ पता चल रहा था कि उन्हें सब मालूम है, पर दलबीर को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तब मनिंदर ने उसे समझाते हुए कहा कि हमने शहर से बाहर कुछ पत्रकार दोस्तों को बुलवाया है, आपको उनके सामने सारी बात रखनी है। सुरेंद्र ने बात को जोड़ते हुए कहा, समझ लीजिए छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। इतना सुन दलबीर घबरा गई कि मैं पेपर वालों के सामने क्या बोलूंगी? ना 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 ना, मुझे कुछ बोलना नहीं आता। सुलक्षण ने उसे हौसला देते हुए कहा, पुत्र जी, इसमें घबराने वाली क्या बात है, बस वही बताना है जो तेरे दिल में है और जो सच है। दलबीर ने पिटीशन के कागज सुरेंद्र को वापस करते हुए कहा, नहीं वीर जी, इससे कुछ नहीं होगा। आपने देख लिया है ना, कोई भी हमारी मदद नहीं करना चाहता। सब मेरे भाई को गलत समझ रहे हैं, ना पुलिस मदद कर रही है ना कोई कॉर्पोरेटर। ठीक ही तो कह गए बलदेव, हम बहुत छोटे लोग हैं, कोई सुनवाई नहीं हमारी। कहते कहते उसका गला भर आया। सुलक्षण ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तो तू बड़ी बन जा। दलबीर सुलक्षण को देखे जा रही थी कि कहना क्या चाहते हैं उसके बापूजी। सुलक्षण ने आगे कहा, देखो पुत्र जी, आपको जब बड़ा मुकाम हासिल करना होता है तो खुद की शख्सियत को भी बड़ा करना होता है। आज तक तू अपने भाई तक सिर्फ इसलिए नहीं पहुंच पाई क्योंकि तू छोटी है, आम है। तुझे खास बनना है। हां दलबीर, खास बनना है और यही है शुरुआत। उसने सुरेंद्र से पिटीशन के पेपर लेते हुए कहा,
दलबीर के दिमाग में अभी द्वंद्व चल रहा था। वो नजरें झुकाकर पेपर को देख रही थी, मानो उसे ऐसा करने की कोई वजह नहीं मिल रही थी कि अचानक उसकी नजर किचन के दरवाजे पर गई, जहां उसने देखा कि सुखप्रीत की गोद में नन्ही सी पूनम और उसके साथ उसकी उंगली थामे स्वप्न खड़ी थी। मानो उनकी उम्मीदें दलबीर से तो थी। एक लड़ाई तो ये लोग भी लड़ रहे थे। सुखप्रीत अपने पति का इंतजार कर रही थी और स्वप्न और पूनम अपने पापा का। कि अचानक सुरेंद्र ने मनिंदर से कहा, भैन जी को सोचने का टाइम दे दो, हम बाद में आते हैं। कि दलबीर ने उन्हें रोकते हुए कहा, ठहरो ठहरो वीर जी, बापूजी ठीक कहते हैं, ये लड़ाई बड़ी है, दुश्मन बड़ा है तो फौज भी बड़ी चाहिए, उसके लिए मुझे बड़ा बनना होगा। कहते ही उसने उस पेपर पर साइन करके अपनी रजामंदी दे डाली। ये देख सुखप्रीत बच्चों को लेकर अंदर चली गई। दलबीर समझ गई कि सुखप्रीत ने आज फिर बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह दिया था। 2 दिन बाद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजाम किया गया। जून की दोपहर थी, जब हर तरफ लू चल रही होती है। सुरेंद्र और मनिंदर दलबीर और सुलक्षण को हाईवे से सटे एक छोटे से ढाबे में लेकर आए थे, जहां दलबीर को प्रेस वालों से मिलना था। शाम के 4 बज चुके थे। उनको उम्मीद थी कि अलग अलग अखबार से कम 15-20 प्रेस रिपोर्टर्स तो होंगे ही, पर प्रेस रिपोर्टर्स के नाम पर सिर्फ 2 ही जन थे, दुबे जी और उनका कोई जूनियर सतविंदर, और वो भी शायद उस वक्त वहां सुरेंद्र की दोस्ती के रहते ही गए थे। उन्हें भी वहां से जाने की जल्दी थी। उन्हें देख दलबीर को बहुत घबराहट हो रही थी। दुबे जी और सतविंदर कोई लोकल पेपर में छोटे मोटे आर्टिकल देते थे। एक सन्नाटा था कि सुलक्षण ने खड़े होकर कहा, हमारा बच्चा सरबजीत पाकिस्तान की जेल में बंद है, उसे फांसी की सजा हुई है, कोई भी सुनवाई करने वाला नहीं है। हम चाहते हैं कि आप लोग हमारी आवाज को बुलंद करें और ये आवाज सीएम फिर देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचे, ताकि वो पाकिस्तान की सरकार से बात करें। सुरेंद्र का इशारा पाकर उन्होंने वहां पड़े एक पर्चे की तरफ इशारा कर दिया। ये एक पिटीशन है जी, जो हम सरकार को देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इस पर ज्यादा से ज्यादा लोग साइन करें। इतना कहते हुए उन्होंने दलबीर को खड़ा कर दिया कि आगे की बात उसकी बहन दलबीर बताएगी। दलबीर खड़ी हुई। उसने देखा सिर्फ 2 प्रेस वाले हैं और उनमें से सतविंदर तो ऊँघ रहा था, उसे नींद आ रही थी, और दुबे जी जो पकोड़े खाने में ही मस्त थे। दलबीर बात करना चाहती थी, पर दुबे बीच बीच में छोटू को डांट रहा था। ए छोटू, और पकोड़े में नमक कम है यार, और चटनी भी नहीं लाई, समोसे ले आ। पकोड़े का नाम सुन सतविंदर की नींद खुल गई और उसने चटकारे लेते हुए कह दिया, और दुबे जी ये 5 स्टार होटल की कॉन्फ्रेंस नहीं है। दुबे जी ने मुंह में समोसा भरते हुए कहा, तो जल्दी चलो ना, लुधियाना पहुंचना है, सीएम के भतीजे की शादी कवर करनी है कि नहीं। ये बातें सुन दलबीर घबरा गई कि उसकी बात कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। वो बैठ जाना चाहती थी कि सुलक्षण ने उसकी पीठ पर हाथ रख दिया, मानो उसे हौसला दे रहा था कि डरना नहीं, यही तो शुरुआत है उसकी आम से खास बनने की। तू बोल, ये लोग सुने ना सुने, पर रब जरूर सुनेगा। दलबीर ने हौसला करते हुए वहां टेबल पर पड़ी कुछ चिट्ठियां उठा ली। उसके हाथ कांप रहे थे, उसकी आवाज में कंपन थी। आप लोगों का यहां आने के लिए धन्यवाद। मुझे जी बोलना नहीं आता, इसलिए मेरे भाई ने जेल से जो चिट्ठियां मुझे लिखी हैं, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहती हूं। और फिर दलबीर एक एक करके चिट्ठी पढ़ने लगी। हर चिट्ठी को पढ़ते हुए वो उसमें ऐसे खो जाती मानो उसका भाई सरबजीत खुद उसकी आवाज बनकर अपने दर्द की कहानी बयां कर रहा हो। उन चिट्ठियों में पूरी कहानी थी कि कैसे सरबजीत नशे की हालत में सरहद पार कर गया और फिर उसे जबरदस्ती उगलवा कर उससे यह कबूल करवाया गया कि वो हिंदुस्तानी जासूस है जो यहां बम धमाके करने आया था, और अब उसे फांसी होने वाली थी। उसे रोज टॉर्चर किया जाता, एक 8x6 की काली कोठरी में बंद रखा जाता जो जमीन के नीचे बनी हुई थी। दिन से हफ्ते, हफ्ते से महीने बीत जाते, कभी
तारों वाली बेल्ट से चमड़ी उधेड़ी जाती, तो कभी सर पे करंट लगाया जाता और कभी प्लास के साथ नाखून खींचे जाते। अब तो हाथ पांव के नाखून भी बाकी नहीं रहे थे। दुबे और सतविंदर दलबीर की जुबानी सरबजीत की दर्द भरी दास्तां को खुले मुंह से अब सुन रहे थे। उनकी आंखों के सामने मानो ये सारे दृश्य किसी फिल्म की तरह पर्दे पर लहराने लगे कि सरबजीत को कुर्सी पर बांधा हुआ है, उसकी दाढ़ी बड़ी हुई है, वजन बहुत कम है, दोनों हाथ कुर्सी के हत्थे पर रस्सियों से बंधे हैं। एक पाकिस्तानी ऑफिसर एक प्लायर के साथ उसके नाखून बेदर्दी से खींच रहा है और उसकी चीखें मानो इन खतों द्वारा यहां तक दुबे के कानों में पहुंच रही थी। दलबीर अब अगला खत पढ़ रही है और अब सबको यह मंजर साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। सरबजीत अधमरा हो चुका है, उससे चला नहीं जा रहा। जहां से नाखून निकाले गए हैं वहां पट्टियां बंधी हुई हैं और 2 गार्ड्स लगभग बेहोश सरबजीत को जेल के गलियारे से घसीटते हुए ले जा रहे हैं। वहां पर जो खुले में कोठरियां हैं जहां कुछ डरे हुए से कैदी हैं, यूं घिसटते हुए सरबजीत को देख रहे हैं। उनमें से एक कैदी सरबजीत को देखता है। ये कश्मीर सिंह है। सरबजीत की अधखुली नजरें उसके साथ मिलती हैं। कश्मीर सिंह ने अपने सेल की दीवार पर ओम बना रखा है। कश्मीर सिंह बड़ी दया से सरबजीत को देख रहा है, मानो उसकी आंखें कह रही हैं इसके साथ भी अब बहुत बुरा होने वाला है। और एक जगह जाकर अंडरग्राउंड जाने के लिए एक काल कोठरी का दरवाजा है जो ऊपर की ओर खुलता है और यहां उसे मोइनुद्दीन चाचा पकड़कर अंदर ले जाता है, जहां उसे बैरक नंबर 163 में बंद कर दिया जाता है, जिसमें वो ठीक से ना तो लेट सकता था ना ही खड़ा हो सकता था। एक मोटा सा जंगला है, उसके आगे लकड़ी का दरवाजा और उसके ऊपर एक कंबल। अंदर घुप अंधेरा है। ठंड से कांप रहा है सरबजीत। उसके बदन पर कपड़े नहीं हैं। दुबे का ध्यान टूटता है। दलबीर अभी भी सरबजीत की लिखी चिट्ठी पढ़ रही थी। बस बहन, ऐसे ही दिन फिर हफ्ते महीने बीतते चले गए और साथ साथ जिंदा रहने की उम्मीद भी खत्म होती जा रही है। जब सर्दियां आती हैं तब पता चलता है कि साल बीत गया। बहुत ठंड लगती है बहन, हो सके तो मेरे लिए एक स्वेटर जरूर बुन देना। घर वालों की बड़ी याद आती है। कैसे हैं सब? मुझे याद करते हैं? मुझे तो याद है तू अपने हाथों से खाना बना के मेरे पीछे पीछे दौड़ा करती थी और मैं कभी कदर नहीं करता था। और देख, आज खाना मेरी कदर नहीं कर रहा। आज भी ना जाने क्यों लगता है कि तू हाथ में थाली लेकर मेरा इंतजार कर रही होगी। बस शायद यही इंतजार मुझे जिंदा रखे हुए है। बस इस काल कोठरी में बंद एक ही गीत गाता रहता हूं मैं। है प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। दलबीर खुद ही ये गीत गाते गाते रो पड़ती है। उससे आगे बात नहीं हो रही। सुलखन उसे हौसला देता है कि सुरेंद्र पानी पिलाता है। एक सन्नाटा है। दलबीर रोए जा रही है कि अचानक सतविंदर खड़ा होता है, वहां रखी पेटिशन पर जाकर साइन करता है और उसके पीछे पीछे दुबे। और देखते देखते दुबे और सतविंदर दलबीर की तस्वीरें लेने लगते हैं। हाँ, दलबीर की ये पहली जीत थी, उसका पहला कदम आम से खास बनने का। और रोते रोते उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। और फिर इसके बाद दलबीर की इस जंग ने जोर पकड़ लिया। दलबीर की कहानी अब आग की तरह हर न्यूज़पेपर, हर न्यूज चैनल की सुर्खियां बनने लगी। धीरे धीरे कई सेलिब्रिटीज और पॉलिटिशियंस इस लड़ाई में जुड़ने लगे। दलबीर के संग आज पूरा हिंदुस्तान खड़ा था। हर न्यूज चैनल पर बस दलबीर की ही कहानी सुनाई देती थी। 2005 में दलबीर कौर को एक उपलब्धि मिली थी जब भारतीय सरकार की सिफारिश से सरबजीत की फांसी टल गई थी। दलबीर कौर की आवाज देश विदेश में 7 समुंदर पार जन जन तक पहुंच चुकी थी। अगर नहीं पहुंची थी तो बस उसके भाई तक, जो कुछ ही किलोमीटर दूर सरहद के उस पार तो था।
वो अब दिन रात अपने भाई के लिए एक स्वेटर बुनती रहती और खिड़की से झांकते हुए चांद को देख यही तो गीत गाती थी, चंदारे मेरे भैया से कहना बहना याद करे। दलबीर कौर का कद बेशक बड़ा तो हो गया था, पर अभी तक वो अपने भाई से मिल नहीं पाई थी। हिंदुस्तान सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद उसे अपने भाई से मिलने की परमिशन नहीं मिल रही थी। और ऐसे ही वर्ष 2008 आ गया, जब एक मसीहा उसकी जिंदगी में आया। कौन था वो मसीहा और कैसे उसकी मदद से दलबीर मिल पाई अपने भाई से, जानेंगे अगले भाग में। सुनते रहिए कहानी दलबीर कौर सिर्फ वेरी गुड स्टोरीज पर। तब तक के लिए खुश रहिए, अपने आसपास के रिश्तों से प्यार कीजिए, अपने देश से प्यार कीजिए। जय हिंद।